हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और हम प्रीलिम्स अतुल्या 2022 जो हमने लॉन्च करा है, AQ बायस ने लॉन्च करा है प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए, जो आपका जून 5 2022 को है आपका। तो उसको टारगेट करने के लिए प्रीलिम्स अतुल्या हमने लॉन्च करा है। तो उसके अंडर हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं और करंट अफेयर्स में भी हम इकोनॉमिक्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले 1-2 सालों में जो भी आपकी डेवलपमेंट हुई है क्रिप्टो करेंसी के, इकोनॉमिक्स के हमने बहुत सारे लेक्चर्स कवर करे हैं। आपके एक्सटर्नल सेक्टर, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, आपका ट्रेड सेक्टर, आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने करे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ट्रांसपोर्टेशन ये वगैरह के सेक्टर्स हमने कवर करे हैं आपके। तो अभी हम क्रिप्टो करेंसी कवर करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको हम कवर करेंगे इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। सो फ्रेंड्स, आई एम दीपक सिंह एंड लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो करेंसी, जिसमें डायमेंशंस तो बताऊंगा, बेसिक ओवरव्यू दूंगा आपको, ब्लॉकचेन का ICO क्या होता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ये सब जो टर्म्स होती हैं न्यूज में आती रहती हैं वो आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं कि कौन सी मेजर क्रिप्टो करेंसीज है आपकी। तो कौन कौन सी मेजर क्रिप्टो करेंसी आपकी एक बार देख लेते हैं, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। बिटकॉइन तो आपने सुना ही होगा, ये है आपकी। कभी कभार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी क्रिप्टो, इसमें से ये जो आपका ग्रुपिंग है, बिटकॉइन का नाम नहीं लेंगे, चलो इथेरियम का भी नाम नहीं लेंगे, बाकी कुछ क्रिप्टो करेंसी का नाम ले लेंगे और वो पूछ लेंगे कि अच्छा ये क्या है, आपका क्रिप्टो करेंसी है, आपका साइबर अटैक है, क्या है। तो बिटकॉइन तो आपकी मेजर आपकी क्रिप्टो करेंसी, इथेरियम भी उसके बाद सेकंड मेजर आपकी क्रिप्टो करेंसी है। फिर कुछ और क्रिप्टो करेंसी है, जैसे रिपल हो गया, बिटकॉइन कैश हो गया, लाइट कॉइन हो गया आपका, LITEC हो गया, EOS हो गया, स्टेलर हो गया, कार्डानो हो गया, नियो हो गया, आयोटा हो गया। इस तरीके से ऐसे काफी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो न्यूज में आती रहती हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसीज के नाम हैं जो पिछले कुछ सालों में आपने सुनी होंगी न्यूज में। और अगर हम शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें क्रिप्टो करेंसी में, नॉर्मली हमें लगता है कि सर बिटकॉइन ही आपकी मेजर क्रिप्टो करेंसी है, पर ऐसा नहीं है। बिटकॉइन तो है आपकी, मतलब मेजर है, पर इकलौती नहीं है, बिटकॉइन है। उसके बाद इथेरियम का भी काफी मेजर शेयर है। अगर आप देखें क्रिप्टो करेंसीज का ओवरऑल, अगर हम देखें इस टाइम पे आपका, तो कुछ आपका $191 बिलियन आपकी बिटकॉइन की वैल्यू है जो सर्कुलेशन में है। इथेरियम का भी 100 बिलियन डॉलर है, आपका 105 है, तो ये भी बिटकॉइन को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा है। फिर रिपल का $48 बिलियन है, बिटकॉइन कैश का $27 बिलियन आपका, कार्डानो, स्टेलर, लाइट कॉइन, EOS, नियो, NEM एंड अदर्स। तो और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है जिसमें बिटकॉइन सबसे मेजर है, फिर इथेरियम का है, फिर रिपल का है, फिर बिटकॉइन कैश एंड कार्डानो का है आपका। तो फ्रेंड्स, ये तो आपके बिटकॉइंस का मैंने आपको बता दिया, क्रिप्टो करेंसीज बता दी कि बिटकॉइन के अलावा कौन कौन सी आपकी क्रिप्टो करेंसीज है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी अभी क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं आपका, इंडिया में क्या सिनेरियो चल रहा है, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले कुछ बजट रिलेटेड डेवलपमेंट देख लेते हैं कि जैसे क्रिप्टो करेंसी टैक्स के बारे में बात हुई थी, तो इंडिया में काफी ज्यादा प्रेशर था फाइनेंस मिनिस्टर पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करा जाए। सुप्रीम कोर्ट कुछ वर्डिक्ट दे दिया है, RBI कुछ अपनी वर्डिक्ट देती है, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इशू चल रहा था। इनफैक्ट पार्लियामेंट में एक क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का बिल भी पास करा जा रहा था। लग रहा था कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा। ये विंटर सेशन में आपका अनाउंस करा गया था ऐसा कि बिल इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, पर इंट्रोड्यूस करा नहीं गया था। तो कुछ बैक एंड पे मेरे ख्याल से काफी चीजें डेवलपमेंट हुई, तो बजट में अनाउंस करा गया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में। तो जो अगर हमारा बजट 2022-23 है, उसने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को टैक्स करने के बारे में मेंशन करा। ये मैं आपको, वैसे मैंने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी टैक्स लिखा हुआ है कि इन लेमैन लैंग्वेज आपका क्रिप्टो करेंसी टैक्स है, कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्सेशन के चक्कर में। तो ये पहला स्टेप है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करने की कुछ बात कर रही है। पर बजट डॉक्यूमेंट में क्रिप्टो करेंसी का कहीं पे नाम भी नहीं था। उन्होंने इनफैक्ट एक टर्म मेंशन करी, वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये टर्म मेंशन करी थी। तो अगर क्रिप्टो करेंसी की जगह वर्चुअल डिजिटल एसेट पे अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये आपकी टर्म मेंशन करी गई थी। तो मैंने वही बताया कि बजट 2022 में स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वुड अट्रैक्ट 30% टैक्स आपका। तो चाहे परचेज हो, आपका सेलिंग हो, इवन गिफ्टिंग भी हो, तो वो भी क्योंकि ट्रांसफर में आ जाता है, तो जो रिसिपेंट होगा उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो बड़े सारे मीम चले थे, उसमें यही कहा गया था कि यानी कि अगर लॉस हुआ तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती, कि वो हमारा लेना देना नहीं है, पर अगर आपका प्रॉफिट होता है तो उसमें 30%, और ये फ्लैट है। अगर आप नॉर्मली भी अगर आप इनकम टैक्स की बात करें तो 30% आपका सबसे हाईएस्ट कैटेगरी स्लैब होता है, कि अगर हाईएस्ट इनकम में अगर आपका होता है कि आपकी इनकम अगर कुछ 15 लाख पर एनम से ज्यादा है, तो 30% आपका टैक्स लगेगा। बट बजट में ये अनाउंस करा गया है कि आप चाहे 10 रुपए का प्रॉफिट हो आपका, या फिर लाख का हो, या फिर करोड़ रुपए का आपका हो प्रॉफिट हो, 100 रुपए का प्रॉफिट हो, कितना, या फिर करोड़ों 100 करोड़ों का प्रॉफिट हो, आपका 30% फ्लैट टैक्स लगेगा आपका
वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पे आपका। तो अगेन जैसे मैंने आपको क्लैरिफाई करा है कि नोवेयर इन द बजट डॉक्यूमेंट द वर्ड क्रिप्टो करेंसी हैज बीन मेंशन्ड, इंस्टेड द बजट स्पोक ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आपके बारे में, इसके बारे में मेंशन करा था। However, this by all means refer to cryptocurrencies, even though India's cryptocurrency bill has not been tabled or discussed in parliament. तो बात हो रही थी कि बजट आपका जो विंटर सेशन है उसमें आपका क्रिप्टो करेंसी का आपका बिल इंट्रोड्यूस करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं करा गया था। और इस कंटेक्स्ट में आपका उन्होंने बजट में आपका ये वर्चुअल डिजिटल एसेट पे टैक्स लगा दिया, जो एक्चुअली वैसे क्रिप्टो करेंसी मीन करता है, बट अगेन उन्होंने कहा चलो थोड़ा बचने से इस अच्छा है कि क्रिप्टो करेंसी की जगह वर्चुअल डिजिटल एसेट मान लेते हैं। अब इसके डेफिनेशन क्या एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें भी कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो बजट डिफाइंड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एनी इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन, चाहे इंफॉर्मेशन हो, चाहे कोड हो, चाहे नंबर हो, चाहे टोकन हो, नॉट बीइंग इंडियन करेंसी और एनी फॉरेन करेंसी, मतलब अपार्ट फ्रॉम एनी करेंसी, चाहे इंडियन और फॉरेन की। तो ऐसा कोई भी नंबर, कोड, इंफॉर्मेशन और टोकन विच इज जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स, जो क्रिप्टोग्राफिक मीन से आपका जनरेट करा जाता है, और अदरवाइज बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, चाहे उसका कुछ भी नाम हो। तो इसमें यही कहा है कि उन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट के कंटेक्स्ट में उन्होंने यही कहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिप्टोग्राफिक मीन से ही जनरेट करा जाए, किसी और मीन से भी जनरेट करा जा सकता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बजट में अगेन ऐसे हो सकता है कि यहीं से कुछ एमसीक्यू फ्रेम कर ले। बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड प्रोवाइडिंग अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू विच इज एक्सचेंज विद और विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपका चाहे वो गिफ्टिंग के पर्पज से हो या फिर पेमेंट के कंटेक्स्ट में हो, with the promise or representation of having inherent value, or functions as a store of value or a unit of account and includes its use in any financial transaction or investment, but not limited to investment schemes and can be transferred, stored or traded इलेक्ट्रॉनिकली। तो अगेन ये इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन आपको लिखने के लिए नहीं है, मेंस के लिए तो रेलेवेंट है भी नहीं, इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखोगे, पता चला आपके 200 में से 50 वर्ड 60 वर्ड तो यहीं पे आपके कवर हो जाएंगे, बट इससे एमसीक्यूज कुछ फ्रेम हो सकते हैं। तो इसमें यही कह रहा हूं कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर और टोकन सब कवर करता है, चाहे अपार्ट फ्रॉम इंडियन और फॉरेन करेंसी, विच इज जनरेटेड, कैसे जनरेट करा जाता है, चाहे क्रिप्टोग्राफिक मीन से हो, चाहे अदर मीन से हो आपका, चाहे उसका कुछ भी नाम हो, जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू है विद और विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि आपका गिफ्टिंग के पर्पज से हो, वैसे ट्रांसफर करना हो, विद द प्रॉमिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैविंग इनहेरेंट वैल्यू, जिसकी वो कहते हैं कि मेरी कुछ इनहेरेंट वैल्यू है, और फंक्शंस एज अ स्टोर वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट एंड इंक्लूड इट्स यूज इन एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इन्वेस्टमेंट, चाहे किसी भी टाइप की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इन्वेस्टमेंट हो, बट व्हाट इज नॉट लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड कैन बी ट्रांसफर्ड, स्टोर्ड और ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो वो आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट है। दिस डेफिनेशन स्पेसिफिकली इंक्लूड्स नॉन फंजिबल टोकन्स, आपका एनएफटीज। तो इसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली अभी थोड़ी देर में आऊंगा कि एनएफटीज क्या होते हैं, फैन टोकन्स क्या होते हैं, वो भी एनएफटीज के अंदर आ जाते हैं। तो एनएफटीज के ऊपर मुझे लग रहा है इस साल कुछ क्वेश्चन आ सकता है। नॉन फंजिबल टोकन्स आपका, दिस डेफिनेशन स्पेसिफिकली इंक्लूड्स नॉन फंजिबल टोकन्स आपका। अब इसके क्या फीचर्स क्या है, ये तो डेफिनेशन बता दी, और डेफिनेशन में मैंने ये बता दिया कि एनएफटीज को भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर आपका माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन है कि वेदर एनएफटीज आर इंक्लूडेड अंडर द बजट डेफिनेशन, तो करेक्ट आंसर इज यस, दे आर। अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में आपका। सो इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट विल बी टैक्स एट द फ्लैट रेट ऑफ 30%। सो वर्चुअल डिजिटल एसेट का कोई भी ट्रांसफर हो उसे आपको 30% पे फ्लैट टैक्स करा जाएगा। इवन गिफ्टिंग विल अट्रैक्ट द 30% टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको शगुन आपको मिलता है आपको, या फिर अगर आप कंजक पे जाते हैं, आपकी नवरात्रों में जो हिंदुस्तान में आपके इंडिया में कंजकें मिलती हैं आपको, तो आपके अगर कोई रिच रिलेटिव्स हो आपको कह रहे हो कि चलो यार हम बड़े मॉडर्न हो गए हैं तो तुम्हें कंजक में चलो 1000 बिटकॉइन दे रहे हैं, या फिर 1000 नहीं चलो 101 बिटकॉइन दे रहे हैं, तो आपको लगता है ये कंजक देने पे आपको पैसे नहीं, टैक्स नहीं मिलेगा, तो उस पर भी 30% टैक्स मिलेगा। भैया दूज पे आप सोच रहे हो कि अपने भाई बहन को आप अपना क्रिप्टो करेंसी में हम गिफ्ट दे दें, तो उस कंटेक्स्ट में भी आपका 30% टैक्स लगेगा। तो जो गिफ्टिंग होती है, चाहे वो शगन का लिफाफा हो आपका, तो उसमें 30% का आपका टैक्स लगेगा आपका। ऑल्सो टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ 1% विल बी चार्ज ऑन पेमेंट मेड फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स अबव अ सर्टेन मॉनेटरी थ्रेशोल्ड। तो अपार्ट फ्रॉम दैट एक तो 30% फ्लैट टैक्स तो लगेगा ही, चाहे कोई भी काइंड ऑफ ट्रांसफर हो इंक्लूडिंग गिफ्टिंग आपका। अपार्ट फ्रॉम दैट टीडीएस ऑफ 1% विल आल्सो बी चार्ज ऑन पेमेंट्स मेड फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल
assets above a certain monetary threshold. ये इन्होंने डिफाइन नहीं करा. Also, there are other clauses under the newly proposed section 115 BBH, including one that states losses cannot be adjusted against any other source of income. So there are other clauses under the newly proposed section 115 BBH Finance Act के अंदर जो भी आपका, including one that states losses cannot be adjusted against any other source of income. The government uses the term transfer to encompass all sort of transaction including their sale. जैसे मैंने बताया कि आपकी सारी ट्रांजेक्शन इसके अंदर कवर होती है. ट्रांसफर. द बजट प्रपोजल्स एम्स टू टैक्स बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर एंड सेल. A detailed set of guideline can be expected soon after the budget is passed in parliament. तो अभी गाइडलाइंस इशू करेंगे. ये जो आपका टैक्स है 30% का टैक्स है, कब से एप्लीकेबल हो रहा है आपका? दिस क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्स comes into force on April 1, 2022 आपका. And the proposed income tax is applicable from 1st April 2022. तो ये जो आपका क्रिप्टो करेंसी का टैक्स है ये अप्रैल 1, 2022 से आपका आ रहा है. तो एंड जो टीडीएस आपका है तो 30% टैक्स आपका अप्रैल 1 से आपका आ रहा है, और जो टीडीएस ऑफ 1% है दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2022 टू बी इफेक्टिव फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ऑनवर्ड्स. तो जो टीडीएस है वो आपका 1 जुलाई है. तो यानी कि प्रीलिम्स के बाद आप अगर क्रिप्टो करेंसी में अगर आप करना चाहते हैं तो वो सर्टेन मॉनेटरी थ्रेशोल्ड 30% फ्लैट टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, वो तो 1 अप्रैल से लग रहा है. आफ्टर दैट फ्रॉम 1 जुलाई आपका 1% आपका टीडीएस भी लगेगा आपका. सो डज इट मीन देयर इज अ क्रिप्टो लॉ नाउ? अगर क्वेश्चन आया जाए कि क्या क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई लॉ है आपका, कि बजट में तो रिकॉग्नाइज कर दिया वर्चुअल डिजिटल एसेट का, पर करेक्ट आंसर है नो. इंडिया स्टिल डजंट हैव अ क्रिप्टो करेंसी लॉ. व्हाट द न्यू टैक्सेशन डज इज इट गिव्स लेजिटिमेसी टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन. तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने विदाउट पासिंग अ लॉ एक्नॉलेज कर लिया कि चलो क्रिप्टो करेंसीज हैं, हम उसे बैन नहीं कर ले, पर हम उसकी सेल्स पे 30% कमीशन लेंगे आपका. एंड अलाउज द गवर्नमेंट टू ओवरसी ऑल द ट्रांजैक्शन. In simple words, it makes cryptocurrencies legal in India. However, they still remain unregulated. तो रेगुलेट नहीं करा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा देखो हमें समझ नहीं आ रही क्रिप्टो करेंसी, आरबीआई भी कहती है हमें भी समझ नहीं आता कैसे काम करता है, हमें उससे अभी लेना देना नहीं है, इसके कुछ लूप होल्स हैं, क्या है, हमें ये मतलब है कि चलो यार तुम कर रहे हो ठीक है, पर हम 30% कमीशन लेंगे, टेक इट और लीव इट. तो ये वाला हिसाब किताब में गवर्नमेंट कह रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा, 30% हमें दे दो, जो करना है करो. तो इज बिटकॉइन अ करेंसी नाउ? तो ना क्रिप्टो करेंसी के लिए लॉ है. अगर क्वेश्चन है कि बिटकॉइन एज अ करेंसी एक्सेप्ट करी जाएगी, नो. द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन क्लैरिफाइड दैट ओनली द डिजिटल करेंसी इशूड बाय द आरबीआई गवर्नमेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ करेंसी. तो एक डिजिटल करेंसी या फिर डिजिटल रुपी के बारे में भी बजट ने कुछ कहा था, वो इससे रिलेटेड है. तो उसने वही कहा था कि बिटकॉइन अभी करेंसी हम मान नहीं रहे. कोई एल सल्वाडोर करके कंट्री है, उसने बिटकॉइन को एक करेंसी माना है. सो बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज हैव ओनली बीन क्लासिफाइड एज डिजिटल एसेट्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. It means while you can invest in them, they can't be used to purchase things. तो ऐसा नहीं है कि आप किराने की शॉप पे जा रहे हैं और वहां पे आप कह रहे हैं कि भाई चलो यार बिटकॉइन ले लो और वहां पे आप कुछ परचेज कर लो. तो ऐसा नहीं है. आप आपका बिटकॉइन ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो करना चाहते हैं, पर डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन पे आप दूध मक्खन ला रहे हैं तो वहां पे आपको ये बिटकॉइन यूज नहीं कर सकते आप आपका कोई भी किसी चीज पे परचेज है. सो व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेम्स? विल दे अप्लाई टू वर्चुअल डिजिटल एसेट? नो. There is no categorization difference of long term and short term in virtual digital asset. Every transaction, तो long term और short term gains पे ऐसा कुछ नहीं होता कि long term पे अलग आपका टैक्स लगेगा, short term पे अलग टैक्स लगेगा. चाहे long term और short term हो आपका 30% फ्लैट लगेगा. ठीक है, तो ये आपके कुछ आपके क्वेरीज हैं आपकी. अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या फिर डिजिटल रुपी, CBDC. तो अगेन बजट ने कुछ स्पेसिफिक टर्म मेंशन करी है, जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट यूज करा है इंस्टेड ऑफ वर्चुअल आपका, इंस्टेड ऑफ क्रिप्टो करेंसी आपका. सिमिलरली बजट ने टर्म मेंशन करी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंस्टेड ऑफ डिजिटल रुपी, पर वो एक ही मीनिंग है आपका. तो फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लॉन्च ऑफ द डिजिटल रुपी, अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फ्रॉम 2022-23 ऑनवर्ड्स. तो इट एसेंशियली एक्सप्रेसेस द गवर्नमेंट्स इंटेंशन ऑन क्रिप्टो करेंसी एंड अदर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. तो उन्होंने कहा कि चलो भाई काफी सारे अब डिजिटल करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के आने से ये तो हो गया कि एक डिजिटल करेंसी की डिमांड तो हो गई है, पर वो अपने आप में कुछ अलग है. तो क्रिप्टो करेंसी टेक्निकली आरबीआई कहता है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है वी डोंट रिकॉग्नाइज इट एज अ करेंसी, वी सी इट एज अ सम इन्वेस्टमेंट, आपका जो भी कुछ आपका ये आपका इंस्ट्रूमेंट है. तो वो ठीक है. तो सीबीडीसी के बारे में क्या कहता है? तो CBDC is a legal tender. It's a legal tender issued by central bank in digital form.
इट इज सिमिलर टू अ फियाट करेंसी आपका इशूड इन पेपर। तो जैसे आपका रुपी है उसको फियाट करेंसी कहते हैं आपको। So it is similar to a fiat currency issued in paper form and is interchangeable with any other fiat currency आपका। तो ये आपका, तो जैसे आपका रुपी है, बस रुपी को थोड़ा डिजिटल फॉर्म में ले आओ तो वो आपका डिजिटल रुपी आपका बन जाता है आपका। सो ये रिजर्व बैंक कब लॉन्च करेगा? अभी इसमें बजट में तो अनाउंस करा है, सब्सिक्वेंटली आपका जो 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें आरबीआई लॉन्च करेगा आपका सीबीडीसी फ्रॉम द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। दिस फॉलोज द गवर्नमेंट plans to launch the CBDC that will be backed by a blockchain technology। अब blockchain technology क्या है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा कि blockchain technology क्या है। तो ये जो CBDC है इसको blockchain technology इसको बैक करेगा। There are क्या इसका वर्किंग मॉडल होगा वो भी समझ नहीं आया, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ आपका डिजिटल करेंसी के लिए प्लान तो करा जा रहा है, पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है किस तरीके से काम करेंगे। सो देयर आर सेवरल मॉडल्स प्रपोज्ड बाय टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स एंड दैट हाउ द डिजिटल रुपी कुड बी ट्रांजेक्टेड, बट अ फॉर्मल अनाउंसमेंट जब होगी आरबीआई करेगा तभी पता चलेगा। वन चीफ डिफरेंस विल बी दैट अ डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शन विल बी इंस्टेंटेनियस एज अपोज टू करंट डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस आपका। तो ये आपका है। नाउ अगर वर्किंग मॉडल देखें, ग्लोबल सिनेरियो देखें कि क्या चल रहा है, किस तरीके से आपके वर्किंग मॉडल्स है, तो दो टाइप की आपकी सीबीडीसीज हैं आपकी, होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि होलसेल सीबीडीसीज एंड रिटेल सीबीडीसीज आपका। सो ये दो टाइप की आपकी सीबीडीसीज हैं आपकी, होलसेल एंड रिटेल आपका। होलसेल सीबीडीसीज क्या है? दे यूज द एग्जिस्टिंग टियर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू कंडक्ट एंड सेटल ट्रांजैक्शन आपका। तो ये क्या करते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग टियर ऑफ बैंकिंग है आपका उसको यूज करते हैं टू कंडक्ट एंड सेटल ट्रांजैक्शंस। These type of CBDCs are just like traditional central bank reserves आपका। तो होलसेल CBDCs क्या करती है, जो भी बैंकिंग का एग्जिस्टिंग टियर है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उनको यूज करके अपनी ट्रांजैक्शंस कंडक्ट एंड सेटल करते हैं। These type of CBDCs are just like the traditional central bank reserve। तो होलसेल का आ गया। रिटेल CBDCs क्या है? तो होलसेल CBDCs का ये है कि दे इंप्रूव अपॉन अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफर बिटवीन बैंक आपका। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, ऑन द कॉन्ट्ररी रिटेल सीबीडीसीज के बारे में बात करें, सो दे इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल करेंसी डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। सो रिटेल सीबीडीसीज इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल करेंसी डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। They eliminate the intermediary risk or the risk that banking institution might become liquid and sink depositors fund। तो रिटेल और सीबीडीसीज में वही है, जैसे आपका होलसेलर होता है वैसे रिटेलर होता है, उसी तरीके से आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज में भी ये आपका डिफरेंस होता है आपका। ग्लोबल सिनेरियो क्या है कि ओवरऑल काफी सारा इंटरेस्ट है सेंट्रल बैंक में कि भाई एक जैसे यहाँ पे आपका यूएसए में फेडरल आपका बैंक होता है, इंडिया में आरबीआई है आपका, तो हर टाइप के सेंट्रल बैंक देख रहे हैं कि चलो क्रिप्टो करेंसीज तो आ गई है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट के लिए बेटर रहेगा कि गवर्नमेंट ही अपनी कोई डिजिटल करेंसी ले, क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसीज क्या है, प्राइवेट है आपकी, प्राइवेट करेंसीज है आपकी। करेंसीज कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्राइवेट एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसी तरीके से अगर पब्लिक आपका जो आपका सेक्टर है, यानी कि अगर बैंक्स ही आपका, आरबीआई आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अगर लॉन्च कर दे तो लोग क्रिप्टो करेंसी में नहीं जाएंगे। So while there is widespread interest in CBDCs, only a few countries have managed to progress beyond the pilot stage of developing their own CBDCs. According to RBI website, a 2021 BIS survey of central banks, एक आपका 2021 में आपके आरबीआई ने लेट सेकेंड हाफ ऑफ आपका 2021 में आरबीआई ने एक सर्वे शेयर करा था, उसका डॉक्यूमेंट शेयर करा था, दैट 86% ऑफ द ग्लोबल बैंक्स वर एक्टिवली रिसर्चिंग द पोटेंशियल फॉर CBDCs, 60% वर एक्सपेरिमेंट विद द टेक्नोलॉजीज। तो 86% तो 14% है, तो वो कह रहे भाड़ में जाओ, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। तो 86% ऐसे हैं, 100 में से 86 ऐसे हैं आपके जो CBDCs की पोटेंशियल को रिसर्च कर रहे हैं, 60% वर एक्सपेरिमेंट विद द टेक्नोलॉजी एंड 40% वर डिप्लॉइंग पायलट प्रोजेक्ट्स। पर फुल लेवल पे अभी कहीं पे भी नहीं करा, बेसिक सिटी लेवल पे, आपका म्यूनिसिपैलिटीज लेवल पे, लोकल एरिया में आपका CBDCs इंप्लीमेंट करा है पायलट प्रोजेक्ट्स पे, तो 14% पे, 60% आपका टेक्नोलॉजी कर रहे हैं एंड 86% तो सिर्फ रिसर्च ही कर रहे हैं आपका। तो ये ग्लोबल सिनेरियो है। नाउ व्हाई डू वी नीड CBDCs आपका, अगेन इस टाइप के आपका क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपके मेंस में भी आपका थोड़े एनालिटिकल फॉर्म में आपके आ सकते हैं। सो गोल इज टू प्रोवाइड यूजर्स विद कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल एज वेल एज, तो
डिजिटल आपकी करेंसी का बेनिफिट ये है कि बहुत ही कन्वीनियंट है, फास्ट हो जाता है, आजकल सब डिजिटलाइजेशन ही हो रही है। तो इस कंटेक्स्ट में आपकी कन्वीनियंस जो डिजिटल की होगी वो प्रोवाइड कर जाएगी। एंड साथ में जो आपका आरबीआई, क्योंकि आपका जो रुपी है या फिर जो होता है, अगर जैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें, बॉन्ड्स की बात करें, तो सिक्योर होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं आपके। तो अगर उनकी बात करें तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का जैसे डिफरेंस होता है कि प्राइवेट सेक्टर में आपकी रिस्क होता है लेकिन आपका वहां पे ग्रोथ के चांसेस होते हैं, गवर्नमेंट में आपका सिक्योरिटी आपका होता है। तो कन्वीनियंस आपको डिजिटल आपकी उसकी दे देती है साथ में, लेकिन जो गवर्नमेंट का रेगुलेटेड रिजर्व बैक सर्कुलेशन है, जो आपका रुपी की बात होती है, जैसे इंडिया की बात करें, तो उस पर भरोसा करा जाता है, तो वो दोनों को मिक्स कर देता है। आरबीआई ने काफी बार कहा है कि, जैसे मैं क्रिप्टो करेंसी के क्रिटिसिज्म पे भी आऊंगा आपका, कि ये जो आपका बिटकॉइन वगैरह है, इथेरियम है, तो इसको मिसयूज करा जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए, टैक्स एविजन के लिए। तो इसी वजह से आरबीआई ने कहा है बेटर रहेगा कि हम अपनी सीबीडीसी लॉन्च कर देते हैं, तो मिसयूज के चांसेस कम होंगे। लेकिन इश्यूज क्या हैं इसके काफी सारे इश्यूज भी हैं अभी सीबीडीसी के। एक इशू है सेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी का एक ये बेनिफिट कहा जाता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है आपकी, तो इसमें यहाँ पे रेगुलेशन नहीं होती, तो ये एक बेनिफिट लिया जाता है कि गवर्नमेंट काफी बार ओवर रेगुलेट में चली जाती है। तो अगेन सीबीडीसीज वही होती है कि द इश्यू ऑफ सेंट्रलाइजेशन विल स्टिल बी देयर, जैसे रुपी में आपका होता है वैसे ही आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में भी इशू रहेगा सेंट्रलाइजेशन का। अ सेंट्रल अथॉरिटी, द सेंट्रल बैंक इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड इन्वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू कंडक्ट ट्रांजेक्शंस आपका, therefore it still controls data and the levels of transaction between citizens and bank। तो अगेन चाहे रुपी हो, जैसे क्रिप्टो करेंसी में लोग इसलिए जाते हैं कि सेंट्रल बैंक रेगुलेट नहीं कर रहा वहां पे, तो इसी वजह से प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, तो उसका बेनिफिट रहता है। पर सीबीडीसी आएंगे वही इशू रहेगा तब भी कि भाई वहां पे ट्रांजैक्शंस आपकी रहेंगी, वहां पे सेंट्रल बैंक उसको मॉनिटर कर लेगा, तो ये इशू अभी भी रहेगा। इसी कंटेक्स्ट में सेंट्रलाइजेशन का इशू रहेगा क्योंकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। साथ में अब सेंट्रल बैंक कितना स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेगा, तो प्राइवेसी का भी इशू रहेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो भी आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आपका है, सेंट्रल बैंक है, तो उस कंटेक्स्ट में एडमिनिस्ट्रेटर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट एंड डेसिमेट आपका डिजिटल आइडेंटिफिकेशन एंड थस सारी प्राइवेसी का इशू जो भी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो भी सेंट्रल बैंक के पास रहेगी आपका। साथ में दिस कैन ऑल्सो अगेन आईएसपी इशू है जो भी है, तो ये आपके इश्यूज रहेंगे। साथ में रेगुलेटरी इश्यूज एंड लीगल इश्यूज के ऊपर भी अभी है कि किस तरीके से काम करा जाएगा, दैट इज व्हाट विल बी द रोल ऑफ दीज करेंसीज एंड हु विल रेगुलेट देम, किस तरीके से आपका करा जाएगा, आरबीआई कितना तक रेगुलेट कर पाएगा, इसमें आईटी मिनिस्ट्री कितना रेगुलेट करेगी, आईटी टेलीकॉम मिनिस्ट्री। Also, considering their benefits in cross-border transfer, should they be regulated across borders आपका? तो आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर आपका होता है, तो उसको यूज करने में भी क्रिप्टो करेंसी काफी बेनिफिशियल रहती हैं। तो क्या आरबीआई इसको भी रेगुलेट करेगा जो उसका बेनिफिट है? तो इस कंटेक्स्ट में ये सब काफी इश्यूज हैं आपके। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 टॉपिक कर लिए आपके क्रिप्टो, मतलब 3 मैं कहूंगा कि क्रिप्टो करेंसीज के मैंने कुछ आपको नाम बता दिए, किसका कितना ज्यादा शेयर है, पहला ये। फिर मैंने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे जो 30% टैक्स एंड 1% टीडीएस है वो भी बता दिया। तीसरा मैंने आपको यह भी बता दिया कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो भी क्रिप्टो करेंसी के कंटेक्स्ट में उसको रिप्लेस करने के लिए आरबीआई प्लान कर रहा है, उसके बारे में बता दिया। चौथा बात करते हैं एल सल्वाडोर के बारे में और बिटकॉइन सिटी के बारे में, तो या फिर बिटकॉइन सिटी एंड क्रिप्टो करेंसी एज लीगल टेंडर। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने बिटकॉइन को एज अ ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट कर लिया है। जैसा मान लीजिए कि अगर इंडिया में जैसे रुपी है, रुपी की जगह अगर इंडिया बिटकॉइन अब अडॉप्ट कर ले एज अ ऑफिशियल करेंसी, तो ऐसी कौन सी कंट्री है दुनिया में जिसने ऐसा करा है? और वो कंट्री, उसी कंट्री ने एक और चीज करी है कि वो एक बिटकॉइन सिटी बनाएगा कि जहां पर सिर्फ बिटकॉइन में ही ट्रांजेक्शन होगी, तो वो प्रमोट करने के लिए। तो ये आपकी जो कंट्री है ये है एल सल्वाडोर आपका, जो आपका सेंट्रल अमेरिका है। अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, यहाँ पे आपका लैटिन अमेरिका आ जाता है आपका, तो बीच में सेंट्रल अमेरिका आता है आपका, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आपका आ जाता है और ये आपका आ जाता है। तो ये लैटिन अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये आपका सेंट्रल अमेरिका हो गया। तो ये सेंट्रल अमेरिका है, इसमें जो कंट्रीज हैं आपकी आती हैं, ग्वाटेमाला आता है, होंडुरास आ जाता है, निकारागुआ आ जाता है, और भी कुछ कंट्रीज आ जाती हैं। और एक जो कंट्री आपकी है वो एल सल्वाडोर, ये कंट्री काफी आपकी न्यूज में थी पिछले साल, तो इसी कंटेक्स्ट में
मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ इसके बारे में। एल सल्वाडोर है, इसकी कैपिटल का नाम है सैन सल्वाडोर है आपका, नॉर्थ पैसिफिक ओशन से आपका टच करती है आपका ये। तो ये ध्यान रखना, ग्वाटेमाला, होंडुरस एंड निकारागुआ, ये आपकी जो है कंट्रीज इसको सराउंड करती हैं आपकी। सो प्रेसिडेंट ऑफ एल सल्वाडोर ने अनाउंस करा टू बिल्ड एन एंटायर सिटी बेस्ड ऑन द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। तो उन्होंने बिटकॉइन पे ही करे कि लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी काफी पुरानी है तो थोड़ा रिलाय करा जा सकता है, वैसे क्रिप्टो करेंसीज के शौक भी काफी रहे हैं। तो एल सल्वाडोर के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल अमेरिका में आपकी कंट्री है होंडुरस, ग्वाटेमाला, ये आपका यहां से टच करता रहता है, सॉरी होंडुरस एंड ग्वाटेमाला से करता है, निकारागुआ से टच नहीं करता, निकारागुआ थोड़ा दूर है आपका, सॉरी। तो ये आप ध्यान रखना कि आपका होंडुरस एंड ग्वाटेमाला से ही आपके बॉर्डर शेयर करता है आपका, ठीक है। एंड आपका हो जाता है नॉर्थ पैसिफिक, आपका ओशन पे आ जाता है। इट इज द ओनली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री दैट हैज नो करेबियन कोस्ट लाइन आपका। अगर इसमें आप देखें एल सल्वाडोर की ये बात है कि करेबियन सी से सारे आपके आइलैंड्स हैं, इसके और भी ज्यादा है, पनामा भी है, वो सारे करेबियन सी में है। तो एल सल्वाडोर इकलौता ऐसा है जो करेबियन सी पे कोई टच नहीं करता आपका, इसकी जो कोस्ट लाइन आपकी। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट आपका सैन सल्वाडोर, ये ध्यान बस इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये करेबियन सी से टच नहीं करता, ये इसका सिग्निफिकेंट पॉइंट है अगर इसकी ज्योग्राफी पे क्वेश्चन है। तो जो बिटकॉइन सिटी प्लान करी जा रही है, इट विल बी लोकेटेड अलोंग द गल्फ ऑफ फोंसेका, गल्फ ऑफ फोंसेका के अलोंग बिल्ड करी जाएगी, अलोंग द Conchagua volcano to take advantage of the country's geothermal energy to power both the city and cryptocurrency mining. Actually cryptocurrency में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन पावर रिक्वायर्ड होती है, तो उस कंट्री कंटेक्स्ट में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। कहते हैं कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें क्रिप्टोकरेंसीज में लगती है वो उससे तो पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज एरिया इंस्टीट्यूशंस को पावर करा जा सकता है हजारों साल तक। तो अगेन इसीलिए डेलिबरेटली ये वहां पे बिल्ड करा जा रहा है, कहां पे, गल्फ ऑफ फोंसेका नियर द कॉन्चागुआ वॉल्केनो, एक वॉल्केनो है कॉन्चागुआ। तो हो सकता है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्वेश्चन आए, बिटकॉइन सिटी के ऊपर क्वेश्चन आए, पर ये इस वॉल्केनो के बारे में आ जाए। एंड द पॉइंट विल बी टू टेक बेनिफिट ऑफ द कंट्रीज जियोथर्मल एनर्जी टू पावर बोथ द सिटी एंड क्रिप्टो करेंसी माइनिंग आपका। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या है? इट इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डे एंड नाइट टू वेरीफाई एंड ऐड क्रिप्टो कॉइन्स टू द ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होता है, ये कोल माइनिंग गोल्ड माइनिंग वाला नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है। इट इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन डे एंड नाइट टू वेरीफाई एंड ऐड क्रिप्टो कॉइन्स टू द ब्लॉकचेन नेटवर्क आपका। इट इज ऑलरेडी रनिंग अ पायलट बिटकॉइन माइनिंग वेंचर एट अलोंग द आपका टेसेपा वॉल्केनो। ये आपका फीचर्स क्या होंगे इसके बिटकॉइन सिटी के? द रेजिडेंट्स ऑफ बिटकॉइन सिटी वोंट हैव टू पे एनी इनकम, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और इवन पेरोल टैक्सेस। तो जो भी बिटकॉइन सिटी में लोग रहेंगे उनको कोई भी इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी गेन्स और पेरोल टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे एज ए इंसेंटिव। द ओनली टैक्स कलेक्टेड हियर विल बी वैल्यू एडेड टैक्स, हाफ ऑफ विच विल बी यूज्ड टू पे द म्युनिसिपल बॉन्ड्स एंड द रेस्ट ऑफ द म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस आपका। The city would have zero carbon dioxide emissions. It will be laid out in a circle like a coin. However, इसका भी टाइमलाइन अभी नहीं बताया गया है। El Salvador's Bitcoin city would be funded with the issuance of a $1 billion Bitcoin bond. Half of this will be used to build the energy and mining infrastructure. And the issues of the bond will be managed by Blockstream, a Bitcoin service focus company आपका। बेनिफिट वही है कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगी, क्योंकि टैक्स इवेजन आपका रह सकता है कि टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस कंटेक्स्ट में आपका ये बेनिफिट आप करेंगे। साथ में आपका बिटकॉइन सिटी तो अनाउंस करा था, पर उससे पहले सितंबर 2021 में एल सल्वाडोर ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ लीगल टेंडर अडॉप्ट कर दिया गया, यानी कि ऑफिशियल करेंसी इनकी बिटकॉइन है। दिस मीन law mandates that Bitcoin should not be accepted as a valid payment by all establishment except those who do not have the technical wherewithal to do so. तो जहां पे पॉसिबल होगा वहां पे, अगर आपके पास टेक्निकल उसका एस्पेक्ट नहीं है, मशीन्स नहीं है बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे पेटीएम, गूगल पे की मशीन्स होती हैं, क्यूआर कोड होता है, उसी तरीके से बिटकॉइन करने का अगर एक्सेप्ट करने का तरीका नहीं है, पे करने का तरीका नहीं है, तो तब तक आप डॉलर में पे कर सकते हैं, यूएस डॉलर में। अदरवाइज आप बिटकॉइन में एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई उसमें मनाही ही नहीं है। This put the digital currency that does not answer to any government monetary policy on the same footing as country's primary currency, the US dollar. Actually, एल सल्वाडोर एक बहुत छोटी सी कंट्री है, तो उन्होंने यूएस डॉलर को अपनी करेंसी माना हुआ है। तो एल सल्वाडोर fully dollarized its economy in 2001,
बट इसके चक्कर में यही है कि इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो यूएस के मॉनेटरी पॉलिसी लिंक्ड होती है। तो यूएस कोई भी डिसीजन लेगा उसका इंपैक्ट एल सल्वाडोर पे भी होगा। हो सकता है यूएस अपने लिए डिसीजन ले रहा है पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट एल सल्वाडोर पे आ जाएगा। तो ये इसका इशू आ जाता है। साथ में the country's economy is also heavily reliant on remittances from El Salvadorians working abroad. By enabling the transfer of money via bitcoins, El Salvadorians will save on transaction fees for of banks and agencies. तो remittances में आपका बाहर से अगर एल सल्वाडोर के लोग आपका यूएस में, कनाडा में, यूरोप में काम कर रहे हैं और अपने घर पे वापस पैसा भेज रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके बाहर काम करते हैं, तो उस पर टैक्स लगता है रेमिटेंस पे। अगर इंडियंस जो हैं गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, अगर वो घर वापस पैसा भेजते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। तो उस टैक्स से बचने के लिए आपका ये भी इन्होंने अडॉप्ट करा है। ठीक है, तो हमने बात कर ली बिटकॉइन सिटी एंड अबाउट एल सल्वाडोर कि द ओनली कंट्री एज ऑफ नॉट टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज द ऑफिशियल आपका लीगल टेंडर आपका। तो मैंने बिटकॉइन के एग्जांपल्स की बात कर ली, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में बात कर ली, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में बात कर ली, बिटकॉइन सिटी एंड एल सल्वाडोर अडॉप्टिंग बिटकॉइन एज ऑफिशियल टेंडर उसके बारे में बात कर ली। फ्रेंड्स, साथ में मैंने एक और चीज बताई थी कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की डेफिनेशन है आपका, वर्चुअल डिजिटल एसेट की आपकी एसेट है आपका, और बजट 2023 में मैंने आपको बताया था कि उसकी डेफिनेशन भी मेंशन करी थी आपकी। तो उसमें मैंने मेंशन करा था आपका कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन है उसमें क्लियरली उन्होंने कहा था कि इट इंक्लूड्स नॉन फंजिबल टोकन्स। तो यानी कि इस पे भी टैक्स लगेगा। तो ये नॉन फंजिबल टोकन्स काफी बार न्यूज में आए थे, तो एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है भला। तो टाइम टू टाइम वैसे न्यूज में आते रहते हैं, फिर कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी नॉन फंजिबल टोकन्स के कंटेक्स्ट में। लास्ट आपका जनवरी 2022 में आपका काफी कुछ न्यूज आई थी। तो न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये अगर चलो पढ़ भी लेते हैं कि अ फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड हर्मेस, जो आपका फ्रांस का लग्जरी फैशन ब्रांड है, इट वाज सुइंग अमेरिकन डिजिटल आर्टिस्ट मेसन रॉथस्किल्ड हु क्रिएटेड द मेटा बिर्किन सीरीज ऑफ नॉन फंजिबल टोकन्स, अ रैपिडली ग्रोइंग पार्ट ऑफ द क्रिप्टो वर्ल्ड आपका। तो आपका जो कोई अमेरिकन एसेट था उसको सू कर दिया था आपका फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड ने आपका, क्योंकि वो मेटा बिर्किन सीरीज ऑफ नॉन फंजिबल टोकन्स आपके क्रिएट कर रहे थे। तो क्या न्यूज ही और किस कंटेक्स्ट में, हम एनएफटी के बारे में पढ़ लेते हैं, इस पे क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं, तो पढ़ लेते हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स क्या है? इट इज अ यूनिक इररिप्लेसेबल टोकन दैट कैन बी यूज्ड टू प्रूव ओनरशिप ऑफ डिजिटल एसेट्स। इट इज अ यूनिक, अगेन यूनिक को टोकन है, इररिप्लेसेबल टोकन, इसको यूनिक है तो रिप्लेस नहीं कर सकता इसको कोई भी। दैट कैन बी यूज्ड टू प्रूव ओनरशिप ऑफ डिजिटल एसेट्स सच एज म्यूजिक, आर्टवर्क, इवन ट्वीट्स एंड मीम्स। तो ये नॉन फंजिबल टोकन ऐसा है कि अगर आपको प्रूफ करना है कि हाँ ये ट्वीट मेरा है, तो नॉन फंजिबल टोकन्स के थ्रू आपका, क्योंकि ट्वीट कोई भी करता है, अनोनिमस आपने करा है, कोई करे कि इसने मेरा करा है, डिजिटल वर्ल्ड में ओनरशिप प्रूफ करना मुश्किल होता है। और या फिर अगर आपने कुछ म्यूजिक आपने कुछ करा है, यूट्यूब पे आपने कुछ क्रिएट करा है, ऑडियो करा है अपनी आवाज में, या फिर कोई भी आपने कोई पेंटिंग करी है, अब उसको ओनरशिप प्रूफ करनी है कि हाँ ये मेरा एक्चुअली, अगर इन केस कॉपीराइट कुछ क्लेम हो जाए रॉयल्टी के कंटेक्स्ट में। तो ये एक ऐसा टोकन है विच कैन बी यूज्ड टू प्रूव ओनरशिप ऑफ डिजिटल एसेट्स सच एज म्यूजिक, आर्टवर्क, इवन ट्वीट्स एंड मीम्स। द टर्म नॉन फंजिबल टोकन है, तो टोकन तो ठीक है हम समझ गए। अब नॉन फंजिबल का मतलब क्या है? दैट ईच टोकन इज डिफरेंट एज अपोज टू फंजिबल करेंसी सच एज मनी। अ 10 रुपी नोट कैन बी एक्सचेंज टू अनदर एंड सो ऑन। तो फंजिबल का मतलब होता है कि जैसे आपका रुपी का है, अगेन उसकी भी वैसे सीरीज अलग होती है। तो रुपी की सीरीज वैसे अलग होती है आपका, जो भी अगर आपके करेंसी नोट देखे, चलो मेरे ख्याल से कॉइन्स में ऐसा कुछ नहीं होता, पर चाहे रुपी की सीरीज अलग हो ना हो, उस कंटेक्स्ट में ये तो होता है कि 10 रुपए का नोट आप 10 रुपए से एक्सचेंज कर सकते हैं आप, तो वो आपका एक्सचेंज करा जा सकता है, वो फंजिबल करेंसी होती है। नॉन फंजिबल का मतलब ये होता है कि वन टोकन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद अनदर टोकन, इट इज इररिप्लेसेबल, ये इसका नॉन फंजिबल का मतलब है। दैट ईच टोकन इज यूनिक। क्रिप्टोकरेंसीज सच एज बिटकॉइन एंड इथेरियम आर ऑल्सो फंजिबल, कि एक क्रिप्टो करेंसी और दूसरी क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करा जा सकता है, विच मीन्स वन बिटकॉइन कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर, बट अ एनएफटी, अ नॉन फंजिबल टोकन, कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर अनदर एनएफटी बिकॉज द टू आर डिफरेंट एंड देयरफॉर यूनिक। ईच टोकन हैज अ डिफरेंट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन विच एसेट इट रिप्रेजेंट्स। तो हर टोकन की डिफरेंट वैल्यू है, डिपेंड करता है कि किस एसेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका।
ये जो एनएफटी ट्रांजेक्शन्स हैं दीज आर रिकॉर्डेड ऑन ब्लॉकचेन। अरे भाई फिर ब्लॉकचेन आ गया, पर कोई नहीं, मैं इसको दोबारा एंड में समझा दूंगा। विच इज अ डिजिटल पब्लिक लेजर विद मोस्ट एनएफटीज बीइंग पार्ट ऑफ द इथेरियम ब्लॉकचेन। आपकी ब्लॉकचेन्स भी आपके काफी टाइप के होते हैं, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन होगा, इथेरियम का होगा। तो इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है उसको मोस्ट ऑफ द एनएफटीज आपके बिलोंग करते हैं। अगेन द टर्म हियर इज मोस्ट, नॉट ऑल द एनएफटीज आपके इसको बिलोंग करते हैं आपके। सो एनएफटी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन ब्लॉकचेन विच इज अ डिजिटल पब्लिक लेजर with most NFTs being a part of the Ethereum blockchain आपका। NFTs became popular in 2021 when they were beginning to be seen by artists as a convenient way to monetize their work। तो आपके इंस्टाग्राम पे देखिए, आपके फेसबुक पे देखिए, आपके काफी सारे आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स वगैरह आपके वहां पे रखते हैं आपके, तो उनको लगता है कि चलो अब इसको मोनेटाइज भी करना चाहिए, तो इसलिए एनएफटीज आ गए कि चलो भाई अगर कल को मोनेटाइज करना है तो ओनरशिप प्रूव करने के लिए एनएफटीज काम आएंगे। एंड अगेन ये ब्लॉकचेन्स पे रिकॉर्ड करे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो 2021 में बहुत पॉपुलर हो गए थे, तो अगेन इसलिए इस साल के उसके ऊपर क्वेश्चन आने के लिए बहुत आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। तो किसी वजह से ये इतने हाई डिमांड में है आपका। वन ऑफ द अट्रैक्शंस ऑफ एनएफटी इज दैट दे आर पार्ट ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, DEFI आपका, which does away with the involvement of institutions such as banks आपका। तो एनएफटीज क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, लाइक ब्लॉकचेन आपका बिटकॉइंस के चक्कर में, क्योंकि बिटकॉइन इसके बेसिस पे होते हैं, आपको ये ब्लॉकचेन लेजर पे आपका रिकॉर्ड करे जाता है। तो इस चक्कर में आपका बेनिफिट ये है कि ये आपके डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर आते हैं, तो बैंक्स की आपके रिक्वायरमेंट रिमूव कर देते हैं। फॉर दिस रीजन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इज सीन एज मोर डेमोक्रेटिक फाइनेंशियल सिस्टम बिकॉज इट मेक्स एक्सेस टू कैपिटल इजियर फॉर लेमैन पीपल बाय एसेंशियली एलिमिनेटिंग द रोल ऑफ बैंक एंड अदर एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस आपका। तो बैंक्स का रोल खत्म कर देते हैं, जो भी आपके हैसल्स होते हैं, फीस होती है, वो सब एलिमिनेट कर देते हैं आपका। इसी वजह से एनएफटीज काफी ज्यादा डिमांड में है। पर इशू क्या है, तो अगेन बिकॉज NFTs ऑपरेट इन अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एनी पर्सन कैन सेल अ डिजिटल एसेट एज वन। दिस कैन समटाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम, जैसे अभी इस टाइम पे हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर टू सेल समवन एल्स आर्टवर्क एज एन NFT, यू कुड एसेंशियली बी इन्फ्रिंजिंग ऑन कॉपीराइट। दिस इज व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ आपका मेटा बिर्किन्स एज वेल आपका। तो अगेन इसमें यही इशू है कि अगर आपको किसी और का आर्टवर्क सेल करना है एज एन NFT, यू विल बी एसेंशियली आपका इन्फ्रिंजिंग ऑन द कॉपीराइट इशू। Other criticism is that it creates values where none exists, such as in the case of selling memes and tweets for hefty sums आपका। तो अगेन अगर आपको लगता है कि ट्वीट्स और मीम्स के लिए भी कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको भी सेल कर सकते हैं और हैवी आपका अमाउंट पे, तो ये भी आपका क्रिटिसिज्म है। Another criticism is the greenhouse gas emission associated with making these transactions, considering the high amount of electricity they consume। तो बिटकॉइंस के लिए, एनएफटीज के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा कंजम्पशन होती है, तो इस कंटेक्स्ट में भी आपका क्रिटिसिज्म है आपका ये। तो ये तो लेकिन वैसे सारे आपके ब्लॉकचेन्स वगैरह आपके बिटकॉइन के लिए रिलेवेंट है, तो वही क्रिटिसिज्म है आपका। तो हमने नॉन फंजेबल टोकन समझ लिया, मेन चीज समझ लिया आपका। नॉन फंजेबल का मतलब होता है कि टोकन यूनिक होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, ये सब इसके की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं फैन टोकन्स के बारे में। फुटबॉल के एक बहुत फैन, मतलब फैन हो जाता है आपका, कि जैसे फुटबॉल के आपके मेजर प्लेयर हैं, आपके बहुत लेजेंड प्लेयर माने जाते हैं, लियोन मेसी आपके हैं, तो उसके उन्होंने भी कोई ट्रांजैक्शन करी थी फैन टोकन्स के बारे में, उनको पेमेंट करी थी, तो इस वजह से भी न्यूज में थे। तो अप्रैल 2021 में क्या होता है, वैसे भी न्यूज में आता रहता है, लियोनेल मेसी साइनिंग ऑन फीस एट Paris Saint-Germain includes some of the French club's cryptocurrency fan tokens in the latest big name endorsement of the new digital asset। तो fan tokens एक नए डिजिटल एसेट है, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं क्या न्यूज आई है आपकी। सो फैन टोकन्स क्या है, एक नॉन फंजिबल टोकन ही है आपका। तो नॉन फंजिबल टोकन्स के ही टाइप है आपका फैन टोकन। नॉन फंजिबल टोकन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसका एक टाइप है आपका फैन टोकन्स, विच इज अ डिजिटल ओनली एसेट like Bitcoin and other similar cryptocurrencies. Fan tokens are volatile assets and their value can drastically change overnight. These fan tokens are created by a crypto platform called Socios आपका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। पहली बात तो फैन टोकन्स के बारे में, फर्स्ट पॉइंट इज नॉन फंजिबल टोकन के टाइप है। दूसरी बात, दीज आर क्रिएटेड बाय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉल्ड सोशियोस आपका। Under this, fans can purchase the said cryptocurrency with real world money to gain access to exclusive content and augmented reality games आपके। तो इसमें यह है कि अगर आपके लियोनेल मेसी का आपका कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट है, कि उसके कुछ गोल्स हैं या फिर उसके कुछ उसकी फुटबॉल है जो उसने साइन करी हुई है, तो ऐसा कुछ कंटेंट है, और या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स आपके एक्सेस कर सकते हैं आपके। तो अगेन वर्चुअल आपके जो गेम्स वगैरह में उस कंटेक्स्ट में आपके फैन टोकन्स आते हैं। Among other rewards and perks, the fan tokens holders also get to vote on
मोस्टली माइनर डिसीजंस रिलेटेड टू द क्लब्स। तो आपके सारे काफी सारे जो होते हैं क्लब्स होते हैं, जैसे अगर इंडिया में आईपीएल के बारे में बात करें तो अगर फैन टोकन्स किसी को दिए जाते हैं तो अगर यानी कि अगर कुछ क्लब के डिसीजन होते हैं, यानी कि अगर आरसीबी हो गया या फिर चेन्नई सुपर किंग हो गया, मुंबई इंडियंस हो गया, तो उनके जो अगर कुछ डिसीजन लिए जाते हैं बोर्ड से, तो उस पर भी फैंस, अगर आपके पास टोकन्स हैं उसके, तो आप कुछ वोट कर सकते हैं, जो वैसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा नहीं। What decisions can fan vote on? Examples include kit design, किस टाइप की किट्स आपकी डिजाइन कर रही है उस पर फैन आपके वोट कर सकते हैं। गोल म्यूजिक, द टीम्स डेस्टिनेशन फॉर अ प्री सीजन टूर। The more token a fan has, the more votes they get in the polls. Ultimately through the polls are decided upon by the clubs आपका। तो ये आपका है फैन टोकन है आपका। अब हम कुछ और पॉइंट्स करते हैं, आपके डिस्कस करते हैं, कुछ और न्यूज है, उसके बाद हम क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड आईसीओ के बारे में आपका पढ़ते हैं। कुछ और छोटी छोटी न्यूज है, जैसे एक है आपका डोगो कॉइन, आपका डोगे कॉइन, ठीक है, ये आपका है DOGE कॉइन आपका। तो पिछले साल ये करेंसी, क्रिप्टो करेंसी भी आपकी काफी ज्यादा बड़ी थी। मेजर करेंसीज में इसका मेंशन नहीं था, नई करेंसी मतलब पुरानी करेंसी है वैसे तो, लेकिन पिछले 1-2 सालों में काफी बड़ी है। सो बेस्ड ऑन द डोजे मीन आपका, डोगे मीम, एंड स्टार्टेड एज अ फन ऑल्टरनेटिव टू द बिटकॉइन, डोगेकॉइन वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी थी। ये जो डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, ये आपकी 2013 में, वैसे क्रिप्टो करेंसी की जगह मैं कहूंगा वैसे डिजिटल टोकन आपका ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है, तो ये क्रिएट करा गया था 2013 में। तो काफी आपका जब बिटकॉइन आपका हुआ था, उसके ऊपर फ्रॉड भी हुए थे, वॉलेटाइल था, काफी ऊपर नीचे हुआ था, तो कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने एक डोगेकॉइन बना दिया एज अ फन ऑल्टरनेटिव चढ़ाने के लिए, पर वो खुद ही अल्टीमेटली आपका भगवान, मतलब ये क्रिप्टो करेंसी बन गई। जैसा कहते हैं ना कि एक मूवी में डायलॉग था ओ माय गॉड में, कि लोगों से उनका भगवान मत छीनो, आपको खुद भगवान बना देंगे। तो सिमिलरली इन्होंने क्रिप्टो करेंसी का मजाक उड़ाया, इनको खुद ही क्रिप्टो करेंसी बना दिया। So it was created in 2013 as a satire on the numerous fraud crypto coins that sprung at the time, and takes its name and logo from a Shiba Inu meme that was viral several years ago आपका। तो ये है अनलाइक बिटकॉइंस। तो इसमें ये है कि ये आपका एक बिटकॉइन का एज अ फन ऑल्टरनेटिव बताया था कि इंस्टेड ऑफ ऑल द फ्रॉड करेंसीज, डोगे में आप पैसा लगाओ, पर ये खुद ही अपने आप में करेंसी बन गई आपका। तो पिछले कुछ सालों में इसकी वैल्यू काफी बड़ी है। अब बिटकॉइन से फर्क क्या है, इसमें सिर्फ यही है, अनलाइक बिटकॉइंस हुज मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इज फिक्स्ड एट 21 मिलियन। तो बिटकॉइन की जो आपकी जो नंबर ऑफ बिटकॉइंस जो इश्यू करे जाएंगे वो आपकी 21 मिलियन पे फिक्स कर दिया गया है। और 21 मिलियन बिटकॉइंस आपका कब तक पॉसिबली रीच करा जाएगा, 2040 तक आपका, 2040 का जो साल है आपका, तब तक बिटकॉइन के नंबर्स रीच करे जाएंगे। बट डोगे कॉइन्स में ऐसा कुछ आपकी अपर लिमिट नहीं है, एंड देयर आर ऑलरेडी मोर देन 100 बिलियन डोगे कॉइन इन एक्सिस्टेंस। बिटकॉइन की अपर लिमिट है 21 मिलियन आपकी, जो भी 2040 तक ही अचीव करी जाएगी। पर डोगे कॉइन की आपकी इस टाइम पे नंबर ऑफ डोगे कॉइन्स इन सर्कुलेशन आपके 100 बिलियन। तो ये आपका डोगे कॉइन है। फिर साथ में एक पॉली नेटवर्क भी आपका न्यूज में था, ये टर्म्स अगेन ये आ सकता है, इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये किस को बिलोंग करता है, क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, पॉली नेटवर्क। सो हैकर्स पुल्ड ऑफ द बिगेस्ट एवर क्रिप्टो करेंसी हीस्ट, स्टीलिंग $613 million in digital coins from the token swapping platform by the name of Poly Network। तो लेकिन उन्होंने, हैकर्स ने क्या करा आपका कि पॉली नेटवर्क करके एक आपका टोकन स्वैपिंग प्लेटफॉर्म था आपका, टोकन स्वैपिंग प्लेटफॉर्म, तो उससे वहां पे $613 मिलियन आपका डिजिटल कॉइन्स आपके चोरी करे, आपके उन्होंने स्टील करे आपके, पर $260 मिलियन 24 घंटे बाद आपके रिटर्न भी कर दिए थे। सो पॉली नेटवर्क क्या है, एक टोकन स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है। इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, सारे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म ही है, दैट फैसिलिटेट्स पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस with a focus on allowing users to transfer or swap tokens across different blockchains। तो tokens swapping platform है आपका, that facilitates peer-to-peer transaction with a focus on allowing users to transfer और swap tokens across different blockchains आपका। तो ये tokens को swap करने के लिए करता है। तो ये पॉली नेटवर्क है। फॉर एग्जाम्पल, द कस्टमर कुड यूज पॉली नेटवर्क टू ट्रांसफर टोकन सच एज बिटकॉइन फ्रॉम द इथेरियम ब्लॉकचेन टू Binance Smart Chain, perhaps looking to assess a specific application. It was launched by the founders of Chinese blockchain project NEO आपका। तो जो NEO के बारे में मेंशन करा था, तो ये आपका, it operates on the Binance Smart Chain। ये आपका स्पेलिंग नहीं है कि फाइनेंस की जगह इन्होंने, ये फाइनेंस है जो आपके, तो उसमें इन्होंने बस ये लगा दिया आपका, उसको बी कर दिया, तो ये आपका फाइनेंस की जगह बाइनेंस है आपका।
So tokens are swapped between the blockchains using a smart contract which contains instruction on when to release the assets to the counter parties आपका। फिर आपका आता है डीएम करके। एक्चुअली फेसबुक ने कुछ साल पहले अनाउंस करा था कि वो भी एक डिजिटल टोकन आपका लॉन्च करेगा जिसका नाम था लिब्रा, पर उसमें कुछ आपकी कंट्रोवर्सी होने लगे तो लिब्रा का नाम चेंज कर दिया गया था डीएम से। आपका कुछ कॉपीराइट इश्यूज आ गए थे कि लिब्रा के ऊपर कंटेक्स्ट में आपके, तो ये था। तो डीएम और लिब्रा वाज अ परमिशन्ड ब्लॉकचेन बेस्ड स्टेबल कॉइन। मैं स्टेबल कॉइन भी बताऊंगा कि स्टेबल कॉइन क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम आपका बिटकॉइन या फिर आपका क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। सो इट वाज अ परमिशन ब्लॉकचेन बेस्ड स्टेबल कॉइन पेमेंट सिस्टम प्रपोज्ड बाय द आपका फेसबुक। तो फेसबुक वैसे आपका मेटा बन चुका है, तो मेटा प्लेटफॉर्म पे आपका उसने मेंशन करा था, तो इस कंटेक्स्ट में आपका जो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, फेसबुक तो अब अपने आप में अब कंपनी नहीं रहा, फेसबुक का मतलब एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका नाम तो फेसबुक है, बट जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम मेटा है, उसके अंदर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक आ जाता है। सो ये आपका प्रपोज करा था मेटा कंपनी ने। द प्लान ऑल्सो इंक्लूड्स अ प्राइवेट करेंसी इंप्लीमेंटेड एज अ क्रिप्टो करेंसी। तो इनिशियल प्लान था कि 2020 में इसको लॉन्च करा जाएगा, बट आफ्टर सम एक्सपेरिमेंट्स इन 2022 जनवरी आपका ये न्यूज आई थी कि इसको अबैंडन कर दिया गया है। तो डीएम और लिब्रा अब अबैंडन प्रोजेक्ट है, पहले प्लान था सोशल मीडिया ये मेटा कंपनी का। फिर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है आपका, तो उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के भी काफी एक्सचेंज होते हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है। तो कुछ ना कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इंडिया में न्यूज में रहते हैं, तो उनका नाम देख लेते हैं। तो जैसे आपके मेजर आपके एक्सचेंजेस हैं, उसका नाम है वजीर एक्स हो गया, कॉइन डीसीएक्स, ज़ेबपे एंड यूनो कॉइन। ये आपके कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं। तो ये क्या करते हैं, यहां पे बाइंग, सेलिंग एंड ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की थ्रू वेबसाइट्स और एप्स आपका। तो बस ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं ओमिक्रॉन की। तो वैसे तो ओमिक्रॉन आपका यहां पे कोरोना वायरस का एक वेरिएंट था, पर एक्चुअली पिछले साल न्यूज क्या हुआ कि एक क्रिप्टो करेंसी भी थी आपकी ओमिक्रॉन के नाम से। तो जैसे डब्ल्यूएचओ ने आपका क्या करा, तो डब्ल्यूएचओ ने जैसे आपका कोविड के एक वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम करा, तो उसके बाद आपका इस ओमिक्रॉन क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी ओमिक्रॉन में इन्वेस्ट करा गया था उसकी उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे, और बाकी उन्होंने लूज करा होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा। तो जो भी था, लेकिन डब्ल्यूएचओ को कोविड का एक वेरिएंट था ओमिक्रॉन, पर इसी नाम की एक क्रिप्टो करेंसी भी थी। तो इसी तरीके से ये कहा था कि ओमिक्रॉन्स ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्राइब्ड इटसेल्फ एज अ डिसेंट्रलाइज्ड कंट्री प्रोटोकॉल बिल्ट ऑन आर्बिट्रियम आपका उस पे आपका प्रोटोकॉल पे बिल्ड करा गया है आपका। सिमिलरली आपका जिस तरीके से आपका ओमिक्रॉन ये जो आपका क्रिप्टो करेंसी है इसकी वैल्यू बढ़ी थी, सिमिलरली एक क्रिप्टो करेंसी का नाम था स्क्विड करके। तो जैसे पिछले साल एक नेटफ्लिक्स का एक शो था स्क्विड गेम, जैसे नेटफ्लिक्स का ये शो स्क्विड गेम आया तो उसी की वजह से आपका स्क्विड की वैल्यू भी बढ़ गई थी क्रिप्टो करेंसी की, ऑल्दो कोई रिलेशन था ही नहीं ना इस ओमिक्रॉन का। ये वैसे एक्चुअली ओमिक्रॉन है क्या आपका, ये एक आपका ग्रीक लेटर है ओमिक्रॉन, उसके उस पे करा था, तो किसी और ने ओमिक्रॉन का नाम रख लिया। स्क्विड भी किसी ने ऐसे रख दिया था, तो स्क्विड गेम्स आया, वो हिट हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये क्रिप्टो करेंसी के ऐसे वैल्यू बढ़ जाती है आपकी। अभी मैंने पॉली नेटवर्क तो बता दिया था, टोकन स्वैपिंग प्लेटफॉर्म, एक पॉलीगॉन करके भी है आपका। सो इन द बिगेस्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इंडियन ब्लॉकचेन वेंचर, मार्केट इन्वेस्टमेंट फर्म्स इंक्लूडिंग आपके जो भी है सॉफ्ट बैंक विजन हो गए, टाइगर ग्लोबल हो गए, सो दे इन्फ्यूज्ड $450 million इन पॉलीगन, अ डिसेंट्रलाइज्ड स्केलिंग प्लेटफॉर्म फॉर इथेरियम ब्लॉकचेन आपका। तो इथेरियम की ब्लॉकचेन काफी आपकी न्यूज में रहती है, तो पॉलीगन क्या है आपका, डिसेंट्रलाइज्ड स्केलिंग प्लेटफॉर्म फॉर इथेरियम ब्लॉकचेन। इट वाज फाउंडेड बाय जयंती कनानी, संदीप नालेवाल, अनुराग अर्जुन एंड मिहाइलो बिजलेक आपका। द प्लेटफॉर्म इज एसेंशियली, पॉलीगन क्या है आपका, इट इज अ लेयर 2 नेटवर्क, लेयर 2 नेटवर्क है, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। सो इट्स अ लेयर 2 नेटवर्क बिल्ट ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन, इथेरियम ब्लॉकचेन पे बिल्ट करा गया है। एनएफटीज भी जो मैंने आपको बताया था वो मोस्ट ऑफ देम आर बिल्ट ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन टू मिटिगेट द ट्रैफिक लोड ऑन द मेन ब्लॉकचेन आपका। Ethereum blockchain, which is waiting for an update to transition to a faster and more efficient stake-based network, has become congested with the addition of a large number of users. This prompted the creation of layer 2 networks like Polygon आपका। तो एक्चुअली Ethereum blockchain पे काफी ज्यादा आपका लोड आने लग गया था, कंजेशन होने लग गया था, ट्रैफिक कंजेशन होने लग गया था। तो उसी कंटेक्स्ट में आपका उस पर एक और लेयर 2 डाल दी गई थी, और उसी लेयर 2 का टाइप है आपका Polygon आपका। In addition to being a network, Polygon also has a native cryptocurrency like Matic, MATIC, with a market capitalization of 15 billion
आपका डॉलर। तो मैटिक करके एक आपका क्रिप्टो करेंसी टोकन है आपका, या फिर डिजिटल टोकन है, क्रिप्टो करेंसी है, ये आपका पॉलीगन पे आपका। तो ये बस ध्यान रखना कि लेयर 2 नेटवर्क है जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे आपका ऐड करा गया था कि इथेरियम से आपका ट्रैफिक हटाया जाए। फिर मैंने बात करी थी लिब्रा के बारे में, जो मैंने फेसबुक से लॉन्च करा था, जिसका नाम वैसे डीएम कर दिया गया था, DIEM। तो ये मैंने मेंशन करा था कि ये एक एक्चुअली प्रपोज्ड स्टेबल कॉइन था। अब ये स्टेबल कॉइन किस बला का नाम है? तो नंबर ऑफ स्टेबल कॉइन्स, एक न्यूज आई थी कि पिछले साल नंबर ऑफ स्टेबल कॉइन्स इन सर्कुलेशन हैज जंप्ड फ्रॉम $29 बिलियन इन जनवरी 2021 टू $117 बिलियन एज ऑफ सितंबर 2021। तो एक्चुअली इशू क्या है कि क्रिप्टो करेंसी, आपने देखा होगा कि काफी सारे क्रिप्टो करेंसी क्रैश हुए, सब कुछ हुए, तो वो क्या है, बहुत वॉलेटाइल है, मेकिंग इट लेस प्रैक्टिकल फॉर ट्रांजैक्शंस लाइक पेमेंट और लोन्स आपका। तो बहुत ही वॉलेटाइल्स है, तो उसके चक्कर में आपकी अनस्टेबल रहता है। तो इसके बेसिस पे स्टेबल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे पेमेंट होती है, लोन होती है, वो नहीं कर सकते। इसी वजह से स्टेबल कॉइन आ जाते हैं, ये स्टेबिलिटी लाने के लिए। अब नाम ही स्टेबल कॉइन है तो स्टेबिलिटी तो होगी। सो दीज आर क्रिप्टो करेंसीज पेग्ड टू अ स्टेबल एसेट कॉमनली लाइक डॉलर आपका। तो ये क्या है आपका यूएसडी कॉइन हो गया, जेमिनी डॉलर हो गया, ये पैक्सोस हो गया आपका, यूएसडी कॉइन, जेमिनी डॉलर, पैक्सोस, ट्रू यूएसडी, टेथर। तो ये क्या है, ऑल दीज डिजिटल टोकन्स आर पेग्ड टू अ यूएस डॉलर आपका। तो यूएस डॉलर तो आपका स्टेबल है, तो इससे इसकी वैल्यू पेग करी गई है कि इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू आपकी करेगी, तो ये बैक कर देता है। सो दीज डिजिटल टोकन्स और स्टेबल आपका क्रिप्टो करेंसीज आर पेग टू अ स्टेबल एसेट कॉमनली लाइक डॉलर आपका, यूएस डॉलर। दे आर मेंट टू प्रोवाइड द स्टेडी वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट इशूड मनी इन डिजिटल फॉर्म ऑफ फॉर ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन, बट दे आर इशूड बाय प्राइवेट एंटिटीज। तो ये आपका मिक्स है, इसमें प्राइवेट और पब्लिक के दोनों फीचर्स हैं। प्राइवेट एंटिटीज इसे इशू करती हैं, बट अगेन ये स्टेबल वैल्यू प्रोवाइड करती है। दे प्रोवाइड द स्टेडी वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट इशूड मनी इन डिजिटल फॉर्म। तो डिजिटल फॉर्म में पैसा देना है, बट आपकी जो इसकी वैल्यू है दैट इज लिंक टू आपका यूएस डॉलर का। सो they are meant to provide the steady value of government issued money in digital form for blockchain transaction, but they are issued in by private entities. Popular dollar tied tokens include Tether and USD coin. The first stable coin was created in 2014 as Tether आपका। तो Tether हो गया, USD coin हो गया, ये आपके काफी ज्यादा है, Tether हो गया एंड आपका USD coin हो गया। तो ये आपके काफी ज्यादा स्टेबल कॉइन है। मेन ऑब्जेक्टिव ये, जैसे आप समझ रहे हैं कि इनकी वैल्यूज आपकी यूएस डॉलर से आपकी लिंक्ड है आपकी। अब हम बात करते हैं ट्यूलिप मेनिया के बारे में। ये ट्यूलिप मेनिया क्या बला है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। एक्चुअली ये टर्म मेंशन करी गई थी आरबीआई ने। जैसे आपका 2023-22-23 का जो बजट था, यूनियन बजट था, उसने प्रपोज करा कि 30% टैक्स लगेगा ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेड। तो आरबीआई गवर्नर ने क्लियरली कह दिया था कि क्रिप्टो करेंसी, बजट ने वैसे कहा कि चलो ठीक है, अभी हमें समझ नहीं आ रहा ना, हम उसको बैन कर रहे हैं, पर चलो 30% टैक्स लगा ले। लेकिन आरबीआई गवर्नर ने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि दीज क्रिप्टो करेंसीज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आर अ थ्रेट टू मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एंड साथ में कहा ये ट्यूलिप मेनिया का एक फिनोमिना है, उसी को मिमिक कर रहा है। तो आरबीआई गवर्नर ने कहा आपका कि they cautioned the investors by invoking the 17th century tulip mania, which is widely considered to be the first financial bubble आपका। It said that the investors must remember that cryptocurrencies have no underlying value, not even a tulip. तो इन्होंने क्लियरली कहा कि अगेन प्राइवेट डिजिटल करेंसीज के अगेंस्ट आरबीआई ने क्लियरली आपका करा है। इट इनफैक्ट इवन बैंड द बैंकिंग सिस्टम फ्रॉम एडिंग सच ट्रेड व्हिच वाज स्टक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2020। तो आरबीआई ने एक आपकी गाइडलाइन इशू करी थी कि बैंक्स को अलाउ कर दिया था, कि बैंक्स को कहा था कि यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज। तो कह दिया था कि आपको, बैंक्स को क्लियरली कह दिया था कि यू कांट ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज। पर वो जो बैन था आरबीआई का, दैट वाज स्टक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा बैन हम नहीं मानते, तो अभी इसको बैन करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन हटा दिया था। सो क्रिप्टोकरेंसीज आर सेड टू बी ओरिजिनेटेड और माइंड यूजिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, बट क्रिटिक्स से इट लैक्स द वैल्यू ऑफ लीगल टेंडर हुज सप्लाई इज रेगुलेटेड आपका। सो ट्यूलिप मेनिया क्या है? ट्यूलिप मेनिया 17th सेंचुरी में हुआ था। तो इसका मतलब यह है, इट मींस व्हेन द प्राइस ऑफ समथिंग गोज अप नॉट ड्यू टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू बट बिकॉज ऑफ स्पेक्युलेटर्स वेटिंग टू मेक अ प्रॉफिट बाय सेलिंग अ बल्ब ऑफ द एक्सोटिक फ्लावर। तो उस टाइम पे 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, डच रीजन में आपका, डेनमार्क में आपका क्या हुआ था कि ट्यूलिप की मार्केट काफी बढ़ गई थी।
तो ट्यूलिप की वैल्यू तो एक सिंपल है, पर लग रहा था इन्वेस्टर्स को, लग रहा था कि ट्यूलिप की वैल्यू आगे और ज्यादा बढ़ेगी, तो इस कंटेक्स्ट में लोग पागलों की तरह ट्यूलिप में इन्वेस्ट करने लग गए थे. सो अगेन, so it is a financial bubble where the price of something goes up, but not due to its intrinsic value, but because of speculators waiting to make a profit by selling a bulb of the exotic flower. It is also known as the Dutch tulip market bubble and occurred in Holland आपका during early to mid 1600 आपका 17th century में हुआ था आपका. Speculators drove up the value of tulip bulbs and they traded for an extensively higher price. तो स्पेक्यूलेटर्स ने कहा, कुछ लोगों ने प्लान करा कि ये अफवाह फैला दो कि ट्यूलिप का प्राइस आगे काफी ज्यादा बढ़ेगा, तो लोगों ने उसको, प्राइस बढ़ गया तो उन्होंने हाई प्राइस पे उसको बेचना शुरू कर दिया. इन टुडेस कंटेक्स्ट इट सर्व्स एज अ पैराबल फॉर द पिटफॉल्स दैट एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन कैन लीड टू आपका. तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी. एक बार मैं क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और आपका आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के एक बार फीचर्स में आपको बता देता हूं आपको. तो क्रिप्टो करेंसी वैसे क्या है? इट इज अगेन, हो सकता है कि इन सारे चीजों पे क्वेश्चन आए, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के बेसिक्स पे क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. सो इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी ट्रांसफर डायरेक्टली बिटवीन द पीयर्स, इसी वजह से डिसेंट्रलाइज है. एंड द ट्रांजैक्शंस आर कंफर्म्ड इन अ पब्लिक लेजर एक्सेसिबल टू ऑल द यूजर्स आपका. इट कैन बी यूज्ड इन प्लेसेस ऑफ कन्वेंशनल मनी इन द क्रिप्टो करेंसीज. क्रिप्टोग्राफी इज यूज. तो क्रिप्टो वर्ड कहां से आता है आपका? क्रिप्टोग्राफी से. सो क्रिप्टोग्राफी इज यूज टू सर्व एंड वेरीफाई द ट्रांजेक्शन. इट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. पर जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है, उसने क्लियरली कहा है कि कोई भी डिजिटल टोकन, चाहे वो क्रिप्टोग्राफी से जनरेट हो या फिर उसके बिना, दोनों को कवर करता है. सो नॉन क्रिप्टोग्राफी वाले जो डिजिटल टोकन है, उसको भी हमारा वर्चुअल डिजिटल एसेट कवर करता है. फीचर्स क्या है जो मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो डिसेंट्रलाइज्ड है. Creation and transaction of cryptocurrencies are open source and publicly available and rely on peer-to-peer network rather than a centralized agency. तो ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी से होगी, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है. डिजिटल मीन्स दे आर कंप्लीटली डिजिटल. दे कुड बी स्टोर्ड इन डिजिटल वॉलेट्स एंड ट्रांसफर डिजिटली टू द पीपल. तीसरा आपका हो गया डिजिटल हो गया. तीसरा हो गया कि ये क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक यूज करते हैं टू ट्रस्ट एंड सिक्योर सेफगार्ड्स आपका. चौथा आपका हो गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. इट इज द इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक लेजर विच मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन फ्रॉम द टाइम द फर्स्ट यूनिट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी वाज माइंड. तो आज तक की जो भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन होती है वो ब्लॉकचेन पे आपकी रिकॉर्ड करी जाती है. एंड देन माइनर्स आर द बैकबोन ऑफ क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी माइनिंग हमने टर्म काफी बार मेंशन करी है. माइनर्स पूल इन हार्डवेयर एंड कंप्यूटिंग पावर एंड कलेक्टिवली वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ ब्लॉकचेन आपका. अब इसका बैकग्राउंड क्या है? तो 2009 के टाइम पे एक एनोनिमस हैकर था और अ हैकर ग्रुप बाय द नेम ऑफ सतोशी नाकामोटो. सो दे इंट्रोड्यूस बिटकॉइन. सतोशी नाकामोटो, अब ये कोई इंडिविजुअल इंसान था या फिर ग्रुप था, पता नहीं आपका. सो दे डेवलप्ड दिस पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम एंड बिटकॉइन वाज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी व्हिच बिकेम पॉपुलर. उसके बाद और भी आपके लाइट कॉइन, नेम कॉइन, पीपीपी कॉइन, इथेरियम आपका हो गया. तो बिटकॉइन आपकी लेकिन पहली करेंसी थी आपकी क्रिप्टो करेंसी. एट प्रेजेंट देयर आर 1000 क्रिप्टो करेंसीज अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी 100 ऑफ USD बिलियन डॉलर आपकी वैल्यू है. बट अगेन इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है आपकी ग्लोबल लेवल पे, वो आपकी वेरी करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. अब इसका रेगुलेशन का सीन क्या है? जैसे मैंने बताया था कि कुछ कंट्रीज ने, जैसे एल सल्वाडोर है, उसने आपका इसको लीगल टेंडर अडॉप्ट कर दिया गया है. कुछ लोगों ने अडॉप्ट करा हुआ है कि चलो ठीक है, चल रहा है. और चाइना ने तो क्लियरली बैन कर दिया आपका, पिछले साल बैन कर दिया था. US and European unions have been proactive in trying to pin down the regulatory mandate with discussions continuing. तो US and European Union में डिस्कशन चल रही है कि इसको रोका कैसे जाए, रेगुलेट करा जाए. चाइना ने बैन कर दिया. एल सल्वाडोर ने तो एक्सट्रीम पे, एल सल्वाडोर ने तो करेंसी बना ली है, चाइना ने कह दिया बैन कर दिया है. और इंडिया में क्या है? इंडिया में भी अगेन अभी इशू चल रहे हैं कि किस तरीके से वर्क करा जाए था. तो जैसे आपका है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, ये 2021 का जो बिल है, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, प्लान करा गया था कि 2021 का जो विंटर सेशन था आपका, दिसंबर नवंबर का विंटर सेशन था, तो प्लान करा गया था कि इसको इंट्रोड्यूस करा जाएगा टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पर इसे रोक दिया गया था.
तो अगर हम इंडियन सिनेरियो में देखें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, आरबीआई ने बहुत क्रिटिकल है, अभी रिसेंटली भी बजट के बाद भी आरबीआई ने कहा कि भाई क्रिप्टो करेंसी में पैसा मत लगाओ, वो मना करता रहता है। एक बार बैन भी कर दिया था उसने, पर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, इट सेट असाइड अ बैन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम डीलिंग विद क्रिप्टो करेंसीज आपका। तो उसने यही कहा कि आपका, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है आपका, वो पास नहीं करता। द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ एनी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट पास द टेस्ट ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, विच स्टेट दैट ऑल सिटीजंस ऑफ द कंट्री विल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड और बिजनेस आपका। तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि क्रिप्टो करेंसी का बैन इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, जो फंडामेंटल राइट है हमारा, तो वो हमें अलाउ करता है कोई भी ट्रेड आपका प्रैक्टिस कर सकते हैं आपका, अनटिल अनलेस कि बिल्कुल आपका जैसे इलीगल ना हो तो उसको कर सकते हैं आपका। तो आरबीआई टाइम टू टाइम आपका बैंक्स पे लगाता रहता है। फिर मैंने आपको बताया था कि बिल भी इंट्रोड्यूस करने का प्लान करा था पर नहीं करा गया था, और लेटेस्ट आपका ये कि वर्चुअल डिजिटल एसेट पे आपका 30% का टैक्स लगा दिया गया है और आरबीआई अपनी बेनिफिट करेगा, ये अपनी करेंसी इशू करेगा सीबीडीसी। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे मैंने बताया था कि डिसेंट्रलाइज्ड है तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन है आपका, ठीक है। द यूज ऑफ सिडोनियम्स कंसील द, जैसे सतोशी नमक होतो था आपका, कंसील्स द आइडेंटिटीज इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स ऑफ पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन। कॉस्ट इफेक्टिवनेस ये है कि थर्ड पार्टी जो क्लियरिंग हाउसेज और गेटवेज होते हैं, कि अगर बैंक्स वगैरह होते हैं वो कुछ चार्जेस लगाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पीयर टू पीयर होती है। तो अगर मुझे किसी के साथ ट्रांजैक्शन करनी है तो ऐसा नहीं कि मुझे किसी थर्ड पार्टी की जरूरत है, तो टैक्स नहीं लगता। तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपका आ जाता है यहाँ पे आपका। लोअर एंट्री बैरियर्स है, पोजेसिंग अ बैंक अकाउंट और डेबिट क्रेडिट कार्ड की रिक्वायर्ड नहीं है आपकी, डॉक्यूमेंटेशन की प्रूफ आपके नहीं है। पब्लिक पार्टिसिपेशन ये कि इकोसिस्टम ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज प्राइमरीली पार्टिसिपेशन बेस्ड, तो अगेन कोई भी इंडिविजुअल कितने भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड साथ में इट इज इम्यून टू गवर्नमेंट लेड फाइनेंशियल रिट्रीब्यूशन, तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं कि आपकी कंट्री के अगेंस्ट, आपकी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट आपने कुछ बोल दिया, तो कभी कभार गवर्नमेंट भी अपनी पावर मिसयूज कर लेती है और सिटीजन्स पे अटैक करना शुरू कर जाती है, कभी कभार उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर लेती है, तो उससे बच सकते हैं क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। तो उस कंटेक्स्ट में लोग जो हैं अपन जिनको सही कर रहे हैं पर गवर्नमेंट के अगर थोड़ा सा अगेंस्ट है या फिर गवर्नमेंट उससे कुछ बदला ले रही है, विंडिक्टिव अगर एजेंडा है उनका, तो वहां से उससे बच सकते हैं। तो ये उसके कुछ बेनिफिट हैं आपके। पर इसके कंसर्न्स क्या हैं कि एक तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, यूजर्स आर प्रोन टू द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर होल्डिंग इफ दे लूज द प्राइवेट इंक्रिप्शन की और लूज द स्टोरेज हार्डवेयर वेयर द वॉलेट इज केप्ट। तो यही आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डीडीओएस अटैक जो होते हैं आपके, साइबर अटैक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 613 आपका मिलियन डॉलर आपका पॉली नेटवर्क से आपका वो चुरा लिया था। सो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स हैव बीन प्रोन टू डीडीओएस अटैक्स, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो वहां पे इस वजह से आपका हो सकता है कि अटैक्स हो सकते हैं, चोरी हो सकती है, सर्वर स्लो कर सकता है। अनसर्टेन रेगुलेटरी एनवायरमेंट, क्योंकि डिफरेंट गवर्नमेंट्स डिफरेंट आपका अप्रोच फॉलो करती हैं, चाइना ने तो बैन ही कर दिया है, तो इस वजह से लैक ऑफ लिक्विडिटी। क्रिप्टो करेंसी फंक्शन आउटसाइड बैंकिंग सिस्टम, although online exchanges facilitate exchange of cryptocurrencies with fiat currencies, but generally this is restricted to more popular cryptocurrency only. For the rest of cryptocurrencies there is absolutely lack of liquidity आपका, यानी कि आपका अगर आपको डोगे कॉइन से आपको रुपी एक्सचेंज करना है तो वो नहीं हो पाएगा, बिटकॉइन से फिर भी हो जाएगा। प्राइस वॉलेटिलिटी, तो प्राइस फ्लक्चुएशंस काफी वॉलेटाइल रहती है, इसी वजह से स्टेबल कॉइन्स आते हैं आपके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी इशू है, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसी वजह से देयर इज नो सिंगल अथॉरिटी फॉर मीडिएशन। तो अगर आपको पता है कि आपके साथ कुछ फाइनेंशियल इशू हुआ है तो आप आरबीआई को पास जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के केस में आप कहां पे जाएंगे? एंड साथ में इतना डिसेंट्रलाइज्ड है, इसी वजह से द क्रिप्टो करेंसीज आर मिसयूज्ड फॉर टेरर फाइनेंसिंग, रैंसमवेयर्स, इलिसिट ड्रग्स और ट्रेड एंड साइबर क्राइम। अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ब्लॉकचेन हमने बहुत बार मेंशन करा है कि इथेरियम ब्लॉकचेन के बारे में भी हमने मेंशन करा था। तो ये क्या है आपका? तो ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है इसका एक बार इंफोग्राफिक एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ ए वांट्स टू सेंड मनी टू बी, तो अभी किस तरीके से आपका होगा? द ट्रांजैक्शन इज रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन एज अ ब्लॉक, then every the block is broadcast to every party in the network आपका। अगर ए को बी को पैसा भेजना है तो कैसे होगा आपको? पहले तो ट्रांजैक्शन इज रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन एज अ ब्लॉक, द ब्लॉक इज ब्रॉडकास्ट टू एवरी पार्टी इन द नेटवर्क आपका।
देन आपका दोज इन द नेटवर्क अप्रूव द ट्रांजेक्शन इज वैलिड, the block then can be added to the blockchain which provides an reliable and transparent record of transaction and then the money moves from A to B। आपका ये ब्लॉकचेन ऐसे वर्क करती है। सो ब्लॉकचेन ऐसी फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी सारा वर्क करता है आपका। इनफैक्ट इसको इंश्योरेंस और फाइनेंस के लिए भी यूज करा जा रहा है आपका। इट इज अ फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अ डिजाइनिंग अ सिक्योर वे to record transactions and circulate it among signatories on any kind of targets with an internet connection आपका। It is a decentralized database है और a digital ledger of transaction that everyone on the network can see। तो कोई भी देख सकता है और decentralized है और database है आपका। Each digital transaction in the thread is called a block and it allows either an open or a control set of users to participate in the electronic ledger आपका। Each transaction is recorded on the ledger after verification by the network participant। जो मैंने आपको बताया था नेटवर्क में जो भी लोग हैं वो अगर वेरीफाई करेंगे तभी आपका ऐड होगा। मेनली चेन ऑफ कंप्यूटर्स कॉल्ड नोड्स। ब्लॉकचेन कैन ओनली बी अपडेटेड बाय कंसेंसस बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स इन द सिस्टम एंड व्हेन अ न्यू डेटा इज एंटर्ड इट कैन नेवर बी इरेस्ड। बेनिफिट इसके क्या है? करंटली मोस्ट पीपल यूज अ ट्रस्टेड मिडलमैन सच एज अ बैंक टू मेक ट्रांजेक्शन, बट ब्लॉकचेन अलाउज कंज्यूमर एंड सप्लायर्स टू कनेक्ट डायरेक्टली, रिमूविंग द नीड फॉर अ सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये इसका है, रिकॉर्ड कीपिंग एलिमिनेट कर देता है। एप्लीकेशन देखा जाए तो वैसे आपकी क्रिप्टो करेंसीज है, बिटकॉइंस है, सारी इस पे ब्लॉकचेन पे रन करती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसके इंडस्ट्री में और भी मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस में भी ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करा जा रहा है। तो जो गवर्नमेंट की फाइट है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से नहीं है, वो आपकी है क्रिप्टो करेंसीज पे, आपकी प्राइवेट आपके डिजिटल टोकन्स है। पर अगेन द टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज प्रूव टू बी डिसरप्टिव, क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें यही आपके कि बाकी सारे हैं। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट ब्लॉकचेन हैज इट्स ओन वल्नरेबिलिटी एंड सस्पेसिबिलिटी बाय क्रिएटिंग न्यू हेजमॉन्स, पावर नेटवर्क्स, कार्टल्स एंड चैलेंजेस टू ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन आपका। लास्ट हम बात कर लेते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के बारे में, आईसीओ। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ये क्या टर्म होती है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। आईसीओ मींस इनिशियल कॉइन ऑफरिंग और टोकन सेल। It is the process in which the developers of a new cryptocurrency offer the chance to investors to buy a part of their token। तो जैसे आईपीओ होती है आपकी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। अगर आपकी कोई भी जो कंपनी है वो पब्लिक जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रही है, तो उसकी ऑफर करा जाता है, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। सिमिलरली अगर कोई भी टोकन क्रिएट करा जा रहा है तो इन विच तो कोई भी आपके क्रिप्टो करेंसी के नए डेवलपर हैं वो इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं, ऑफर देते हैं टू बाय देयर टोकन। तो इसलिए इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यानी कि इनिशियल टोकन ऑफरिंग भी कहा सकता है। दिस अर्ली अडॉप्शन इज अ पॉपुलर वे ऑफ देम टू फंड देयर प्रोजेक्ट बट ऑल्सो टू ब्रिंग लिक्विडिटी टू द कॉइन दे आर अबाउट टू रिलीज। Most of the cryptocurrencies work with emissions, the amount of coins that are going to be injected to the network in total. What an ICO offers you is to buy a part of that emission and be in that group of that initial investors. कैसे काम करता है ICO initial coin offering? Most of the developers as a reward of gratitude for your investment will offer a bonus percentage that is different from project to projects of coins depending on the amount of BTC you decide to put in their token. Some of them also offers a share of their cryptocurrency depending on the percentage you decide to invest. कैसे प्रॉफिटेबल हो सकती है? Being an early supporter, you will be in control of the initial capital of the coin once it is released to the market via exchanges. This can also be a great opportunity to make a lot of profit since you brought the cryptocurrency at its minimal worth and might get a bonus percentage at the same time. But risk क्या है? The biggest problem with ICOs, initial coin offering is, और ये है कि that you are putting money into a coin that hasn't been launched yet. Thus there is a lot of risk to take in the process. Initial public offer में क्या होता है कि कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बस उसको पब्लिक करा जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा जा रहा है। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में है कि क्रिप्टो करेंसी तो लॉन्च भी नहीं करी गई, डिजिटल टोकन लॉन्च भी नहीं करा गया, उससे पहले ही आप पैसे लगा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है आईपीओ और आईसीओ में आपका। ICO scene has been a victim of lot of scams in the year. Developers hyping the coin, making profits from the initial coin offering but never release the token. तो यही करते हैं कि हम एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे, आप पैसा लगा दो। तो लोगों ने पैसा लगा दिया पर उन्होंने वो लॉन्च ही नहीं करा, तो ये स्कैम हो जाता है आपका। इनिशियल पब्लिक ऑफर में होता है कि कंपनी ऑलरेडी तो है, बस उसको पब्लिक ले जाना है। तो ये आपका फर्क हो जाता है कि लॉन्च करने से पहले ही आपका पैसा लगा दिया, ये आपका रिस्क होता है आपका। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर आपका क्रिप्टो करेंसी का या फिर डिजिटल टोकन्स के ऊपर, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वर्चुअल डिजिटल एसेट, आईसीओ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे मैंने पॉइंट्स डिस्कस करे आपके। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, जो प्रीलिम्स अतुल्या के अंदर है करंट अफेयर्स का। और भी इकोनॉमिक्स और बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी लेक्चर्स हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
I hope you like this lecture. If you like this lecture, then do press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. We are present on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and YouTube. Also, these are our contacts today, info@aqbias.com and 931905800. If you have any query, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.